हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आज ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। ये ऑनलाइन पेपर था जो 2019 में हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग ये 26 जनवरी 2019 को हुआ था। इसमें लगभग जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 55, हिंदी के 37, इस तरह 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जरूर ये कंफर्म नहीं होता कि ये फिक्स ही आएंगे। ये हमें किसी में 2 बढ़ा देगा, ये घटा देगा, ऐसे होता है। तो किसी में कम भी आ सकता है, किसी में वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो मैं इसका आज गणित का पोर्शन कराऊंगा। तो चलो करते हैं। इसका मैं गणित का जो पोर्शन है वो अलग करते हैं। यहाँ से इसका गणित का पोर्शन शुरू हो जाता है और अब हम शुरू करते हैं गणित का पोर्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। ये हमारा लाभ आने से है। सेम क्वेश्चन आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी दिया हुआ है। तो वो जो छोटे से में था, इसलिए मैंने तो थोड़ा कॉपी पर लिखा है। इसको हल कैसे करेंगे? देखो, वो कह रहा है 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं। तो 10 की 1 हो गई, तो 7 हो गई 70 रुपये की। 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 11 की 1 हो गई, 9 वस्तु हो गई 99 रुपये की। और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं। तो यानी 15 की 1 हो गई तो 14 हो गए 15 गुना 14 रुपये की। तो इस तरह कुल कितने रुपए खर्च किए उसने किए 10 गुना 7 1 किए, 11 गुना 9 1 किए और 15 गुना 14 1 किए। क्योंकि वो कहता है प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, इनका विक्रय मूल्य निकालना है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। औसत लागत, तो पहले हमें क्या करना है, इनका क्रय मूल्य, पहले तो हम औसत क्रय मूल्य क्या रहेगा इनका वो निकालेंगे। देखो, जब औसत निकालने के लिए कुल कितने औसत कितने का निकलेगा? औसत निकलेगा बच्चों 7 वस्तुएं तो ये है, 11 ये है, सॉरी 7 ये है और 9 और 7 16 और 14 ये है। कितनी वस्तुएं हो गई? तो ये वस्तु जितनी वस्तु है उन वस्तुओं से भाग दे देंगे। ये 9 7 16 और 14 30 वस्तु है वो हो गई। तो 30 वस्तुओं से भाग देके इनका औसत निकाल लेंगे। तो रुपए ये हो गए, ऊपर रुपए ये हो गए और वस्तुएं ये हो गई। तो ये इस तरह जब हम इन्हें सोल्व करेंगे, 10 7 70 11 9 99 और 14 15 15 14 60 और 15 1 15 और 6 21। तो इस तरह इनका ये आ जाएगा 9 और 9 7 16 और 1 17 और 2 1 3, ये 379 रुपये आ जाएगा बटे 30। ये इसका क्या आ गया? क्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये होगा इसका। अब 20% का क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ। तो आप मेरे परसेंटेज वाले बेसिक पे जाकर देखोगे तो क्रय मूल्य पर जब 20% लाभ होगा तो हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ जब हमारे पास होगा तो 20% को कहेंगे 1/5, क्योंकि लाभ हुआ तो 6/5। और क्योंकि हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधे से गुणा कर देंगे। तो 379 बटे 30 गुणा 6 गुणा 5। तो इस तरह से आप देखोगे इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा, जो कि उसने पूछा है। क्या पूछा उसने पूछा औसत लागत पर इतने लाभ पर बिक्री मूल्य क्या होगा। तो बिक्री मूल्य पूछा था वो, जो कि हमने निकाल दिया 15.16 रुपये होगा। ये 15.16 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। देखो, इसने इतना लंबा चौड़ा ये निकाला हुआ है, तो मतलब हमें लिखना कम है और दिमाग में ज्यादा करनी है कैलकुलेशन। ए और बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, ए और बी 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। बी और सी वही कार्य 16 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे तीनों कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, ए बी 12, बी सी 16 और सी है 24।
तो इनका लघुत्तम 48 आ गया। 12 चौक 48, 16 × 48 और 24 दूनी 48। देखो जब इनको जोड़ोगे तो देखो 1 2 2 ए आ जाएंगे, 2 बी आ जाएंगे, 2 सी आ जाएंगे, तो 2 को मन ले लेंगे, हमें ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और मैं ये बता दूं, जब ये हम कार्य और समय निकालते हैं तो इसमें हमेशा जो है कार्य को कंफर्म तब तक करेंगे जब तक उत्तर के आखिरी पॉइंट में न जाए, और आखिरी पॉइंट में जाके इसका उल्टा करके दिन निकालेंगे। तो इसी ये जो है आपको अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो कार्य में ही सोल्व करेंगे, अंतिम में जाके उसका उल्टा करके तब दिन निकालेंगे। तो इसी प्रकार ये क्या हुआ, 9/48 कार्य हुआ है, यानी वे एक दिन में इतना कार्य करेंगे, एक दिन में इतना कार्य करेंगे। तो वे एक दिन में इतना कार्य करेंगे और 2 इधर गुना में इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, 48/2, 48 भाग में चले जाएगा, ये इधर भाग में चले जाएगा, तो 9/48 × 2 हो जाएगा, यानी 9/96 कार्य हो जाएगा, या फिर 96/9 दिन। ऐसा नहीं करना है कि ये गलती करते हैं हम क्या करेंगे, 48/9 दिन यहीं पे बना देंगे और सीधा क्या करेंगे, सीधा फिर 9 में इसकी गुना करेंगे 2 की, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, किस में गुना करनी है, गुना यहाँ 48 में करनी है इसकी। 9/48 कार्य इनका देखो, अगर एक दिन का कार्य इतना है 9/48 कार्य, 2 दिन का जो 2 दिन का होगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी 9/48 दूनी 96 हो जाएगा, 9/48 दूनी 96 कार्य हो जाएगा। तो अगर दिन हो जाएगा 96/9 दिन। ठीक है, तो 96/9 दिन है। तो अगर आप सीधा करके गुणा करोगे तो फिर सीधा करके गुणा किस में होगी, फिर भी अगर आप यहाँ पे यहीं पे इसको सीधा कर देते हो तो ये हो जाएगा, सीधा कर देते हो ये हो जाएगा कि 48/9 कार्य, सॉरी 48/9 दिन आ जाएगा। अगर आप इसको यहीं पर सीधा करोगे तो ये हो जाएगा 48/9 दिन। और अगर आप इसको इसके नीचे गुणा नहीं करोगे, ये क्या है, ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसको नीचे ही गुणा करनी पड़ेगी आपको, और यहीं पे कार्य में ही करनी पड़ेगी, दिन में नहीं कर सकते आप, तो नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 96/9 दिन आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 10.67 दिन। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 10.67 दिन। अगला क्वेश्चन ये है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी ज्ञात करनी है तो कुल दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है औसत चाल गुना कुल समय, औसत चाल गुना कुल समय। औसत चाल का सूत्र होता है 2xy/x + ky। ये आप मेरे उसमें जाके देख लोगे समय दूरी में, वहाँ पे बेसिक में आपको ये दिखाई देगा ये क्वेश्चन, सेम यही सूत्र वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे x क्या है, x एक जो चाल है वो x 21 किलोमीटर है, दूसरी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2xy यानी 2 × 21 × 42/21 = 24, सॉरी 2 × 21 × 24/21 = 24। तो इससे हम इसको सोल्व कर लेंगे तो 112/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, और समय कितना है, इसका समय है जैसे उसने बताया है, समय कितना है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। तो औसत चाल है 21 और 24 की औसत कितनी निकल जाएगी, चाल का जब औसत करेंगे तो चाल का औसत हमारा आ गया 112/5 और समय दिया है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में इसकी गुणा कर देंगे तो 112 किलोमीटर आ जाएगा। दूरी कितनी आ जाएगी, 112 किलोमीटर। तो फिर देख लो औसत चाल, ये क्वेश्चन इसने दूरी निकलवा ली, नहीं तो ये औसत चाल भी पूछ सकता था आपको, कोई क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकता था। तो ये औसत चाल का क्या सूत्र होता है, 2xy/x + y, यानी एक दूरी गुणा दूसरी दूरी गुणा 2/1 दूरी जमा दूसरी दूरी। ठीक है, सॉरी चाल, दूरी नहीं चाल, एक चाल गुणा दूसरी चाल
और गुणा 2 बटे एक चाल जमा दूसरी चाल, ये सूत्र होता है इसका औसत चालक। तो औसत चाल भी पूछ सकता है वो खालिस, और इसने दूरी पूछ ली, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, औसत चाल भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? दो रेलगाड़ी की गति क्या है? 5:6। 5:6 समय क्या होगा? इसका उल्टा होगा, 6 ये 6:5 हो जाएगा। गति का समय हमेशा उल्टा होता है। अच्छा, वो कह रहा है कि 5 घंटे में 450 किलोमीटर, दूसरी गाड़ी कौन सी? दूसरी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। 5 घंटे में कितनी करती है? 450 किलोमीटर। तो जो ये 5 में करती है तो ये 6 में करती है, ठीक है। ये 5 में करती है तो ये 6 में करती है। तो वही दूरी कितनी करेगी? ये 6 घंटे में। तो 6 घंटे में कितनी कर रही है? 450। तो 450 को 6 से भाग दे देंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। फिर समझ लो, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति 5:6 है, तो समय क्या होगा? उल्टा होगा, 6:5 हो जाएगा। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 करती है, ये इसका समय क्या है? 5 घंटे। 5 घंटे में कितना है? 450। जब ये 5 घंटे में 450 करी तो ये उस 450 को 6 घंटे में करेगी, क्योंकि बी जितने समय में करता है उससे भाई बी 5 घंटे में करता है, तो इसमें ए का समय उसी दूरी को 6 घंटे है, तो ये 6 घंटे में तय करेगी। तो 6 घंटे में 450 तय करी तो यहाँ से इसकी चाल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है, भूखंड का परिमाप ज्ञात करो। देखो, लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर लंबाई हम 3 मान ले तो चौड़ाई 1 माननी पड़ेगी, क्योंकि चौड़ाई से 3 गुनी है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल 3 होगा। ये लेंथ, ब्रीथ, एरिया, ठीक है। लंबाई 1 है तो सॉरी चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3 हो गई, तो एरिया कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से एरिया 3 है। वो कह रहा है रियल में ये है, तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे। मैं बताया था कि क्षेत्रफल का जब रियल बटे इमेजिनरी करते हैं तो अंडर रूट होता है, क्योंकि स्क्वायर से हम मीटर निकालेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर निकालेंगे, यूनिट निकलेगी। तो 768 बटे 3 का अंडर रूट 256, 256 का वर्गमूल 16 होता है, 16 हो गया। अब इसका क्या निकलना है? भूखंड का परिमाप। तो लंबाई हो जाएगी 16 × 48 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 16 × 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो 64 हो गया। और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 गुना 64, 128 मीटर। तो यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये पहले दिल्ली पुलिस वाले में भी आया था, अब यूपी पुलिस वाले में भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है, ठीक है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया। इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया। परिणाम क्या है? देखो, 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया। तो 7, 11, 13 क्या है? गुणनफल है। जो जिस संख्या से विभाजित किया गया इन तीनों का, क्योंकि तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इनका क्या गुणनफल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्या है। जो इनकी गुणा करके जो आएगा वही लघुत्तम हो जाएगा। तीनों अभाज्य संख्या है जो गुणा करके, यानी उस लघुत्तम के ये फैक्टर है, ठीक है। ये गुणनखंड है उस लघुत्तम के। तो जो संख्या उस लघुत्तम से भाग होगी वो संख्या इन फैक्टरों से भी भाग होगी, ठीक है। यानी ये फैक्टर उस संख्या के गुणनफल होंगे, गुणज होंगे, सॉरी गुणज होंगे। ये फैक्टर उस संख्या के गुणज होंगे, जो भाग हो रही है वो उससे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी गुणा में रहेंगे। अब देखो, जब इनके लघुत्तम से वो विभाजित हो रही है, तो यहां पे देखो, मैं यहाँ इस चीज को थोड़ा समझा देता हूं। अगर 3, 9, 2, 18 कोई संख्या 36 है, अगर वो मतलब इनके कोई संख्या है 36 और वो इन गुणनखंडों से भाग हो रही है, ठीक है। तो अगर वो 18 से भाग हो रही है, यानी तो 18 से भाग हो रही है तो इनसे भी भाग होगी, और इनसे भाग होगी तो 18 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो 3 × 3 या तो 9 दूनी 18 होगा, या फिर
या फिर 36 18 होगा। ठीक है, दो ही चीज है, या तो 9 दूनी 18 होगा या 36 18 होगा। ठीक है, तो या तो ये दोनों इनसे भाग दोगे तो ये आंसर आएगा, और इनसे भाग दोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और इससे इन दोनों को गुणा करके भाग दोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम मतलब जो संख्या इससे भाग होगी वो इन फैक्टरों से भी होगी, और इससे लाने के लिए हमें ये फैक्टर के मतलब तीन संख्या, तीन तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, वो चीज मैं आप देखो यहाँ पे, जब 13 से विभाजित होगी तो क्या बचाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 77 आंसर आएगा। जब विभाजित 13 से होगी तो 77 आंसर आएगा, जो कि 2 अंक की संख्या है। संख्या कितनी है, 77 कितनी है, 2 अंक है, और वो कह रहा है कि 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, तो ये है नहीं। और जब क्या हम किससे भाग देंगे, देखो पहले इन 2 से भाग दिया, जब 2 से भाग दिया तो 13 क्या होगा, सॉरी, जब 13 से भाग दिया तो उत्तर ये आया। फिर हमने क्या किया, जब 13 से भाग दिया तो उत्तर क्या आएगा, 77। और जब हम उसको 11 से भाग देंगे तो उत्तर 13 7 91 आएगा, जो भी ये भी 2 अंक की संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं होने का। और जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 तो कट जाएगा, फिर उत्तर क्या आएगा, 13 गुणा 11 आएगा। तो 13 गुणा 11 आएगा, तो ये क्या है, 143। ये 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या है, तो इसका मतलब ये वही संख्या है जो वो कह रहा है, 3 अंक की संख्या। अब ए बी सी है, ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर, यानी ए इकाई दशमलव सैकड़ा, ए बी सी हो गया। ठीक है, ये 7 से विभाजित होगी तो ये 143 होगी, 3 अंक की संख्या। ठीक है, अब ए बी सी हो गया। अगर वो ये कह रहा है ए बी सी, यानी 143 और 143 कर दे, 143 और 143 कर दे, और इसे इनसे भाग दे, 7 11 13 से, 7 11 13 से भाग देंगे, तो भाग दिया, 13 एकम 13, 3 बच गए, 13 नहीं 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 3 33, 0 ये 3 आ गया, 33 हो गया, 0 1 आ गया। मतलब जब 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे तो 143 आ जाएगा, और इसका आंसर 143 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 143 इसका आंसर आएगा। और ये देखो, ये कौन, ये 44 है इसका, 44 यहाँ पे है, 143 इसका, 143 इसका, यानी 143 का मतलब है ए बी सी, 143 का मतलब है ए बी सी आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक 5 अंकों की संख्या 247 x8 है, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो 44 से, जब ये जैसे सेम यही कंडीशन जो पहले सवाल वाली, अगर ये 44 से विभाजित होगी तो 11 गुणा 4 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 44 से विभाजित होगी तो 11 गुणा 4 से भी विभाजित होगी, और जब 11 गुणा 4 से विभाजित होने का हमें इसमें नियम लगाए तो 4 से वही संख्या विभाजित हो सकती है। मैं कहता हूँ बेसिक में जाओ, पढ़ो, वो जो बिगिनर के लिए मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने बताया हुआ इसका कौन सी किससे भाग हो सकती है। उसका नियम 4 से वो संख्या भाग होगी जिसके अंतिम 2 संख्याएं 4 से भाग हो जाए, और 4 से अंतिम 2 संख्याएं भाग होने के लिए यहाँ पे क्या है, ये 28 है, तो 28 का क्या 4 से भाग कब होगी, 4 6 24, 4 7 देखो 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी, इकाई अंक देखो 8 कब आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, या तो 0 हो यहाँ तब 4 से भाग होगी, या 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, या फिर 2 हो 28 भाग होगा, या फिर 2 हो 28 भाग होगा। ठीक है, तो 4 से 2 बार 2 इस तरीके से, या तो 0 हो या 8 हो। अच्छा, 11 से कब भाग होगी, जब इसके विषम स्थानों पर रखे हुए शब्दों का अंकों का योग और सम स्थानों पर रखे अंकों का योग या तो 0 हो या
6 हो, क्या हो, या तो शून्य हो, सॉरी शून्य हो या 11 हो, या तो शून्य हो या 11 हो, 11 से वो तभी डिवाइड होगी। अब देखो 8 7 15 2 17, 17 हो गया। अब इनका मान क्या आ गया, 4 जमा एक्स, तो 4 जमा एक्स हो गया। अब यह 17 इसको करने के लिए या तो एक्स का मान 13 रखो, या फिर क्या करेंगे, इसको शून्य करने, ठीक है। देखो अगर हम इनको शून्य करेंगे, भाई ये विषम अंकों पे रखे हुए शब्दों का मान 17 है, तो या तो इनको शून्य करने के लिए ये भी 17 होना चाहिए जो सम अंकों पे रखे, तो इसको 17 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मान 13 होना चाहिए। जब 17 में से 17 जाएगा तभी तो शून्य बचेगा, ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन अगर हम यहां से क्या 13 रख देंगे तो ये 4 से नहीं कटने का, 13 रख देंगे तो ये 4 से नहीं कटने का, क्योंकि 4 से तो 2 रखने पे कटता है। दूसरी चीज, अगर हम इसको, ये 17 है, अगर 17 में से क्या घटा 11 आ जाए, 6, 17 में से क्या घटा 11 आ जाए 6, अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 2, 4 और 2 6, और 2 आएगा तो यहाँ पे 2 रखने पे 4 से भी कट जाएगी, यानी इसका मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा 2, x का मान क्या आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। देखो 256 का वर्गमूल 16 होता है, 16 वर्ग 256, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 वर्ग 16 होता है, ठीक है, और दोनों का 16 चौको 64 का जब वर्गमूल करेंगे तो 8 होता है। आंसर एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। 256 का वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4 और 16 चौको 64 का वर्गमूल 8, कुछ क्वेश्चन नहीं है, सीधे बढ़ दी। अगला क्वेश्चन, 2 कुर्सी और 1 मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है, 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती है, एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो 2 C4 चेयर T4 टेबल, 2 चेयर 1 टेबल 170, और 5 चेयर 1 टेबल, ये 4 टेबल 530। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें तो ये मिला है, इसी में तोड़ दो। हम लिखेंगे 2 चेयर और 3 चेयर, 2 और 3 5, 2 और 3 5, और 1 चेयर और 3 चेयर 4 हो जाएगी, तो 3 और 1 4, देखो 3 और 1 4 और 2 और 3 5, तो यही तो लिखा है हमने, यहाँ भी हमने यही लिखा है, और बराबर 530 है। हमने 5 को तोड़ दिया 2 और 3 में, और 4 को तोड़ दिया 1 और 3 में, तो बात तो यही है फिर भी, ठीक है। तो अब इनका मान क्या है, 170 है, इसका मान 170 रख दिया। अब इनका क्या किया, यहाँ पे 3 लघुत्तम ले लिया, 3 लघुत्तम ले लिया। अब इसमें से 170 घट के, और ये गुणा, जब ये तो देखो ये प्लस में है, पहले से भाग माइनस में पहुंचा देंगे इसे, इधर ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में चला जाएगा, और ठीक है, और फिर ये बचेगा, ये बच गया। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है, इसको भाग में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो C+T का मान आ जाएगा जो कि उसने पूछा है, एक कुर्सी का और एक कुर्सी का लागत, अच्छा कुर्सी का पूछा, चलो एक कुर्सी, हमारा तो एक चेयर एक कुर्सी और एक मेज का आ जाएगा। तो एक देखो यहाँ पे बचेगा 360/3 120, ये जो 120 है वो एक चेयर और एक टेबल का मान के पैसे है। एक चेयर एक टेबल के पैसे कितने हैं, 120, और जो कह रहा है दो चेयर और एक टेबल के पैसे 170 है। अब इनको तोड़ लेंगे, बस 2 चेयर एक टेबल का मतलब है एक और एक चेयर, एक और एक चेयर और एक टेबल, यानी एक चेयर एक टेबल 170। अब इसका मान धर देंगे, C+T का मान 120 है, ठीक है, इसका मान 120 धर दिया, ये प्लस में रहेगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो C बराबर कितना आ गया 50, चेयर का मान का लागत मूल्य क्या है 50 रुपए, तो इसको ऐसा निकाल लेंगे। सिर्फ जोड़ घटा का क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। आगे क्वेश्चन, एक एक्स के पास बैंक खाते में इतने का शेष है, इतने रुपए जमा करने पर और इतने रुपए की निकासी के बाद शेष राशि का क्या होगी। वही बैंक में कभी पीछे कटवान गए और डालन गए हो तो भाई ये इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्या आपके दशमलव के क्वेश्चन घटाने और जोड़ने आते हैं, ये पूछ रहा है इससे। क्या दशमलव क्वेश्चन आप घटाने और जोड़ने जानते हो, जो कि दशमलव में अभी कराया था आपको। तो ये क्या कह रहा है, पहले इतने जमा करवाए, यानी ये जमा का है और ये नफी का, तो ये नफी का ये जमा का, जब दोनों में से नफी के में से जमा का घटाओगे तो नफी का क्योंकि बड़ा है
भाई ये क्या माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही उत्तर आएगा, तो माइनस के 3.02 आएंगे। दशमलव के सामने दशमलव रख के ही जोड़ेंगे, तीनों में दशमलव सामने होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ जोड़ने और घटाने में दशमलव सामने होना चाहिए, जो उत्तर आएगा उसमें भी और जो दोनों है उनमें भी। तो ये माइनस का 3.02 आ गया, ये है माइनस का। तो हमारे पास बैलेंस कितना था, इतना, तो इसमें से 3 रुपये घट जाएंगे, 3 रुपये 2 पैसे। तो फिर वही सामने रखेंगे, घटाने में भी दशमलव सामने रखेंगे, और ये फिर 3 में से 2 जाके 1, 5 का 5, और 10 में से 3 जाके 7, 8 का 8, 87.51 रुपये बच जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये आपने बचा दिया तो आप पे दशमलव जोड़ने घटाने आते हैं, नहीं बचे तो आप पे नहीं आता। ये उत्तर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देख लो कहाँ है। 48 नंबर क्वेश्चन में कितना आया है, 87.51, ये रहा, ये रहा उत्तर। अगला क्वेश्चन 49 है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती, और 2 और 72 है। सेम क्वेश्चन ये रहा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो 2 और 72 है। मैं बेसिक में भी इस चीज को करवा चुका हूँ कि जब लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती का मतलब है कि जो संख्या है महत्तम समवर्ती उसके गुणज में होता है। संख्या जब भी आएगी उसमें महत्तम समवर्ती गुणा में हमेशा रहता है। तो यानी अगर हम एक संख्या 2x मान ले और दूसरी संख्या 2y, क्योंकि दो हमेशा दोनों संख्याओं के गुणा में होगा, क्योंकि उनका महत्तम समवर्ती क्या है, उनका महत्तम समवर्ती 2 है, तो दोनों के गुणा में क्या रहेगा, x जरूर रहेगा। तो एक संख्या 2x हो जाएगी, दूसरी 2y हो जाएगी। ठीक है, तो इनका क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का ये लसाअ गुणा संख्याओं का मैस है। ये मैंने कराया नहीं है लसाअ मैस है, लेकिन सूत्र होता है इसका, मैं इसका बेसिक कराऊंगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मैस है गुणा उनका लसाअ है, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो मैस है गुणा लसाअ हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 इसके भाग में 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, xy बराबर होगा 36। तो 36 के फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4 थे, 12 थे 36, 36 फैक्टर हो गए। अब देखो इनके संभावित जो टुकड़े हैं वे क्या होंगे, संभावित टुकड़े होंगे 4 थे 4 निमा 36, क्योंकि 2 ये संभावित टुकड़े इनके जो एक तरह की संख्या होती है उनकी गुणा करके दोनों एक तरह की 2 है और 3 है, तो 2 दूनी 4 और 3 थे 9, तो संभावित टुकड़े 4 9 ही होंगे। अब देखो संख्या क्या हो जाएगी, 4 की x में गुणा करेंगे 4x, 4 की ये x हो गया और ये y हो गया। संभावित टुकड़े क्या होंगे, 4 9 होगी 9 होंगे, तो ये x ये y, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो 8 और 18 हो गए। अब ये कह रहा है कि अब देख लेंगे क्या यही है, ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुने से 2 अधिक है, 8 दूनी 16 2 18, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगुने से 2 अधिक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये तो इसने दे दिया, क्वेश्चन नहीं ये भी दे देता है, सिर्फ यहीं पे खत्म कर देगा और पूछ लेगा कि इसके संभावित कितने टुकड़े होंगे। इसके संभावित एक ही टुकड़े होंगे, 4 9 36, 4 गुणा 9, एक ही संभावित हुए होंगे इसके जोड़े, टुकड़े नहीं सॉरी जोड़े, इसके संभावित जोड़ा एक ही होगा। ये भी प्रश्न आता है, मैं कराऊंगा आपको लसाअ मैसेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो इतने बटे इतने, ठीक है, और इतने ये है अनुपात समानुपात का मैं करा चुका हूँ, देख लेना जाके। बाहर वाले गुना अंदर वालों की गुना, तो बाहर वालों की गुना हो गई बटे अंदर वालों की गुना, और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे और बीच वालों की गुना हो जाएगी। तो 4 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 6 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 और 12 गुणा x हो जाएगा। तो काट लेंगे इनको, काट पीट के ये नीचे x बचेगा, x बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर 18। तो ये हो गया हमारा 50वां क्वेश्चन, x बराबर 18 यहाँ पे इसका आंसर है, ये रहा।
18 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 800 के 85% के 120 के 40, ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 800 का 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। तो 800 का 85/100 120/100 प्रतिशत से भिन्न में बदलना, वो आप बेसिक में जाके देख लेना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। 85/100 120/100 मैं तो सीधे ही बता देता हूँ क्या क्या होगा। 17/20 होगा। जैसे मैं लिखता हूँ ना 85% बराबर क्या होगा 17/20, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। तो 17 ये यहाँ से आता है। क्यों, मैं क्या करता हूँ 85/100 करके उसे मन में भाग दे देता हूँ, मन में ही भाग हो जाता है। तो आप पता नहीं कैसे करते होंगे, मैं मन में ही भाग कर लेते हैं इसको। और जैसे अभी यहाँ पे क्या है, क्या 3 संख्या दे दी तो आराम से रख के भाग दे लेंगे। 800 गुणा 85/100 गुणा 120/100 गुणा 40/100, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 कट जाएगी, और 2 0 से 1 2 2 0 कट जाएगी। और यहाँ पे मतलब देखो 2 0 इससे काट दी, ये 2 0 इससे काट दी, और 17 5 85 हो गया। और अच्छा 4 से काट दिया, 25 चौका 100, और फिर 17 5 85 और 20 5 100 कर दिया, 20 5 100 कर दिया। तो 17 5 85 20 5 100 हो गए, 17 5 85 20 5 100। तो इस पर अब इनकी गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 की पहले 17 में, क्योंकि इसमें अगर 17 की 8 में गुना करेंगे तो फिर 12 में करनी पड़ेगी, और 12 की अगर 17 में गुना कर लेंगे तो फिर 8 से गुना करने में आसानी होगी। तो 12 7 84 और 12 एकम 12 और 8 20, 204 गुना 8 हो गया, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो ये 5 हो जाएगा भाग में, और 5 से जब भाग करेंगे 326.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 51 का आंसर है 326.4 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदी गई और उस वस्तु को 50 रुपये के रूप में खर्च किया गया, तो सेम क्वेश्चन यही है कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस वस्तु पर 50 रुपये के रूप में मरम्मत खर्च किया गया, इस अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इसका सिप्पी क्या है, क्रय मूल्य है 300 रुपये, 50 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो लागत मूल्य क्या हो गया 350 रुपये। अच्छा ये क्या हो गया लागत मूल्य। अब जो होगा हम जो भी ये लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। तो लागत मूल्य अंकित मूल्य कहाँ है 10% से, लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। 10% को कहेंगे 1/10, अधिक का मतलब 11/10, तो 350 का 11/10, तो कर देंगे 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, यानी अंकित मूल्य इतना है। और वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ, 20% का मतलब हो गया 1/5, 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5, और लाभ है तो 6/5, यानी 385 का 6/5। अभी तक क्या था, देखो अंकित मूल्य पर छूट होती थी, लेकिन पहली बार है कि अंकित मूल्य पर लाभ हुआ, तो लाभ होगा तो 6/5, ठीक है। 385 गुणा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 462 रुपये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब बार बार अंकित मूल्य पर छूट ही नहीं देगा। तो अगर वो कहता है कि नहीं अंकित मूल्य पर लाभ पर बेचा है, छूट पर नहीं दी, तो हम इसको लाभ पर ही निकाल देंगे। 462 रुपये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 462 इसका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है। तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ है 53 नंबर।
लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। तो मैं इसे को पहले ही बता चुका हूँ कि ये दो तरीके से निकल सकता है। जो इसका शॉर्टकट तरीका है, आप जाके वहाँ पे देखना। इसका सूत्र होता है 100 माइनस के। अगर ये 2 दी है तो दो इसका 80 हो जाएगा, इसका 90 और बटे 100 लिख देंगे। अगर 3 होता तो बटे 200 लिख देते, अगर 4 होता तो वो 300 लिख देते, यानी 100 घटा के लिखेंगे। जितनी इनकी संख्या है उनसे 1 कम करके 100 लिख देंगे नीचे, और 100 में से घटा देंगे। 100 माइनस का 80 गुणा 90, 80, 100 में से 20 जाके 80 हो गया, और 100 में से 10 जाके 90 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 8 72, 100 में से 72 जाके 28% इसका बच जाएगा। ये हो गया। ये हमने दिल्ली पुलिस वाले में भी ये आया था, वहां पे भी निकाला है, और बेसिक में भी जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 72, ये कितना आ गया था? ये 28% यहाँ पे आ गया था। अगला क्वेश्चन है ये 54वां क्वेश्चन है। ये ब्याज दर ज्ञात करे जब ब्याज दर ज्ञात करे जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मूलधन दे दिया, वर्ष दे दिया और ब्याज दे दिया तो आर निकल जाएगी। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय से। अगला क्वेश्चन उस समय अवधि से को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। तो चक्रवृद्धि मिश्रण का हमें पता ही है क्या है, P1 + R/100 की होल पावर n बराबर, ये क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन हमें क्या, उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो ब्याज में हम मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज में हमने ये क्या है? मिश्र धन का सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रण का। तो चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र है, तो इसमें हम ब्याज में भी 1000 जोड़ देंगे, तो दोनों मिश्र धन हो गए, ये भी मिश्र धन, ये भी मिश्र धन। तो यहाँ पे देखोगे कि 10 पर ये जो है ये क्या है, यहाँ पे सेम यही है, 10% को 1/10 कहेंगे, और क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा लाभ होता है, तो 11/10 की होल पावर n हो जाएगी, और क्योंकि 1000 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1331/1000। और देखो 11 घन 1331, 10 घन 1000, यानी n बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन, 3 साझेदार ABC 4:5:6 का अनुपात के लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। देखो ABC का 4, 5, 6 है। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक हो, और हमारे हिसाब से A का हिस्सा C की तुलना में 2 रुपये अधिक है, तो रियल बटे इमेजिनरी 200/2 यानी 100 यूनिट। और अब क्या है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो 5 और 4 9 और 6 15, तो कुल लाभ कितना है? 15। तो 15 गुणा 100 कर देंगे, 1500 रुपये कुल लाभ हो गया। या अलग अलग निकाल लो, 400, 500, 600 और 6 5 11 4 15, किसी भी तरीके से निकाल लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन है। ये 3 साझेदार ABC ने 3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ABC का था 2 3 4, D ने क्या किया, A और C में से प्रत्येक शेयर में आधा ले लिया। तो A के 2 है, इसके 3, 4 और 2 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3। तो D का हिस्सा कितना हो गया? 3। और यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपये है, तो हमारे हिसाब से 3 है, वो कह रहा नहीं 100 है, तो रियल बटे इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो कुल लाभ पूछ रहा है। कुल लाभ का मतलब देखो, अगर कुल लाभ तीनों ये चारों का जोड़ू मैं, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, और 12 गुणा 100/3 करूँ तो ये उत्तर आता है 400, और जबकि 400 ऑप्शन में नहीं है, ये है 200, 250, 275 और 300। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने डी का नहीं 3 का पूछा है। तो 4 और 3 7 और 2 9 का कर लेंगे, 9 गुणा 9 हो गया तीनों का, और उसकी यूनिट की गुणा कर देंगे। तो यूनिट की जब गुणा करेंगे इसमें, तो 9 गुणा 100/3, 3 3 300 रुपये इसका आंसर है, और 300 ये ऑप्शन में भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम हमारे ये इसका
कंप्लीट यूपी पुलिस के मैथ्स का सारा पोर्शन हमारा निकल गया है। और इस क्वेश्चन को देखो आप, वो उसने कितने लंबे इसमें दिया किया हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है। ठीक है, इतने लंबे से करोगे तो नहीं हो पाएगा, हर एक क्वेश्चन को देखोगे उसने इतने ही लंबे से किया हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। शॉर्टकट तरीके आप एक ही क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठ सकते। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे हम और पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर के। और देखो डिग्री के लिए जो पढ़ाई, दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन निकालना डिग्री में लिखने के उत्तर होता है, एग्जाम में आंसर का उत्तर होता है। मिनिमम लिख के सारी कैलकुलेशन दिमाग में करके जो आप निकालोगे वो आपको नंबर एग्जाम में लाएगा। और जो डिग्री के लिए जब हम पढ़ते हैं उसमें जितना ज़्यादा आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करके लिखोगे उसके नंबर होते हैं। तो दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कैसे की जाए और कम से कम कैसे कॉपी पे लिख के आंसर लाया जाए, वो चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।